हेलो एवरीवन। अब मैं क्लास 9th का कृतिका का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 2 समझाने जा रही हूँ। शायद परदादी की मन्नत के कारण लेखिका और उसकी चारों बहनें लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई, क्योंकि उसकी दादी ने मन्नत मानी हुई थी कि मेरी पतोहू के जो पहला बच्चा हो वो लड़की हो। इस कारण उनकी 4 बहनें हीन भावना का शिकार नहीं हुई, बल्कि उन सब ने किसी सिद्धांत पर चलने से इनकार कर दिया। उनकी सबसे बड़ी बहन थी मंजुला भगत। इन्हीं के लिए परदादी ने मन्नत मानी थी। इन्होंने शादी के बाद जैन नाम छोड़कर पति का नाम ग्रहण कर लिया था। पहले के लोग क्या करते थे कि जो भी पति का सरनेम होता था वो शादी नाम के पीछे लग जाता था, तो उसी प्रकार से उन्होंने जैन नाम छोड़कर पति का नाम ग्रहण कर लिया और प्रसिद्ध लेखिका बनी। दूसरी लड़की थी उनकी मृदुला गर्ग, अर्थात लेखिका स्वयं। इन्होंने भी शादी के बाद पति का नाम गर्ग अपने नाम में जोड़ लिया। लोग हैरानी से पूछते थे कि इन्होंने शादी के बाद अपना नाम क्यों नहीं बदला। लेखिका कहती थी कि नाम न बदलने से व्यक्तित्व में कोई अंतर नहीं आता, इसलिए नहीं बदला। लेखिका की तीसरी बहन गौरी उर्फ चित्रा लेखन नहीं करती थी और चौथी बहन रेणु भी नहीं लिखती थी। पांचवी बहन अचला अंग्रेजी में लिखती थी और छोटा भाई था वो राजीव, वो भी हिंदी में लेखन करता था। इन चारों को उनका सारा खानदान पढ़ता था, यानी कि इन चारों के लेखन को उनके पूरे परिवार के लोग पढ़ते थे। लेखिका को यह बात अच्छी नहीं लगी कि उसके ससुराल वाले उसका लिखा नहीं पढ़ते। लेखिका ये सोची थी कि मैं इतना कुछ लिखती हूँ साहित्य में, लेकिन मेरे ससुराल वाले मेरा लिखा हुआ कुछ भी नहीं पढ़ते, परंतु बाद में इसके लाभ भी पता चले। लेखिका की 2 बहनें जो लेखिका नहीं बनी, उनसे भी अधिक स्वायत्त और दबंग थी, यानी कि वह उनसे भी ज़्यादा ताकतवर और दबंग थीं। वे अपने अनुसार जीना जानती थी। उन्हें किस प्रकार से अपने ज़िंदगी को जीना है वो ये अच्छी तरीके से जानती थी। गर्मियों में स्कूल से वापस के समय उनके पिता उन्हें लिवाने के लिए गाड़ी भेज दिया करते थे, तो अचला उसमें नहीं बैठती थी और रेणु पैदल आती थी। वह कहती थी अचला उसमें बैठ जाती थी और रेणु पैदल आती थी। वह कहती थी कि थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर क्या तय करना, सामंत शाही का प्रतीक है, यानी कि हम कोई राजा थोड़ी ना कि थोड़ा सा रास्ता हमें तय करना है तो हम गाड़ी में बैठ कर जाएं। इसी प्रकार बीए की परीक्षा देने के समय भी वह अड़ गई। उसने सोचा कि परीक्षा देने का फ़ायदा ही क्या है, बताओ। सभी ने अपनी अपनी तरह से समझाया। पिता ने कहा इससे नौकरी कर सकोगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत देंगे, आदि आदि, किंतु वह न मानी। अंत में पिता ने आदेश दिया, मैं कह रहा हूँ कि करो। तब उसने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए जैसे तैसे बीए की परीक्षा पास कर ली। वह सच बोलने में माँ से 2 कदम आगे है, इसलिए उसका सच सुनकर लोग हंस पड़ते हैं। जब कोई कभी इसे इत्र भेंट करता तो वह कहती कि नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। जब लोग इसे कोई चीज़ उपहार में देते तो कह देती कि मुझे नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ, रोज़ नहाती हूँ। लेखिका के तीसरे नंबर की बहन चित्रा भी दबंग थी, यानी कि ताकतवर थी। वह मन में आई बात करके ही मानती थी। अगर उसके मन में कोई बात आ जाती तो वो उसको करके ही रहती थी। कॉलेज में पढ़ते समय वह खुद पढ़ने से अधिक ध्यान औरों को पढ़ाने में लगाती। वो सोचती कि जब मैं कॉलेज में पढ़ रही हूँ तो वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान तो देती थी, साथ में औरों की पढ़ाई पर भी विशेष ध्यान देती थी। इसलिए उसके अपने अंक अपने शागिर्दों से कम आते थे, इसलिए उसके जो नंबर थे उसके साथियों से कम आते थे। शादी के वक्त उसने एक लड़के के बारे में ऐलान कर दिया कि वह शादी तो उसी से करेगी, यानी कि जब उसकी शादी का टाइम आया तो उसने अपने घर में ये बता दिया कि मैं शादी तो उसी लड़के से करूँगी। खुद लड़कियों को भी इस बात का पता नहीं था कि समय आने पर उसने लड़के को बता दिया और यह भी कह दिया कि वह जो सोच लेती है उसे करके ही दम लेती है, यानी कि लड़कियों को भी पता नहीं था कि लड़की मुझसे शादी करना चाहती है और उसने शादी के टाइम बता दिया कि मैं जो सोच लेती हूँ वो करके ही दम लेती हूँ। परिणाम स्वरूप लड़के ने हथियार डाल दिए और शादी हो गई। लड़के ने भी हाँ कर दी और उन दोनों की शादी हो गई। सबसे छोटी बहन ने ठीक से पढ़ाई लिखाई की, पिता की इच्छा अनुसार शादी की। वह सिद्धांत पर चलती प्रतीत हुई, परंतु 30 वर्ष की उम्र में उसने भी लीक से यानी कि सिद्धांत से विद्रोह की और लेखिका बन गई। सभी बहनों में सिद्धांत से हटने का गुण रहा, परंतु घर गृहस्थी और विवाह के परंपरागत तरीकों को किसी ने नहीं छोड़ा, यानी कि घर गृहस्थी और जो विवाह के बाद
परंपरागत यानी कि जो सिद्धांत जो तरीके होते उसको नहीं छोड़ा। उनका विश्वास था कि पुरुष बदले से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, यानी कि अगर हम कोई पुरुष को बदलने में कोई कोशिश करें तो उससे कुछ लाभ नहीं होगा। घर के भीतर रहकर भी अपनी मर्जी से जी लेना ही काफ़ी है। लेखिका शादी के बाद बिहार के एक छोटे कस्बे डालमिया नगर में पहुंची। शादी के बाद वो एक छोटे से कस्बे में पहुंची जिसका नाम था डालमिया। वहाँ नर नारी की पृथकता इतनी हावी थी, पिक्चर में भी नर नारी अलग बैठते थे, यानी कि औरत और पुरुष में इतना अंतर था कि लोग अगर पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग बैठा करते थे। उसे डालमिया नगर में लेखिका ने कोशिश करके कुछ शादीशुदा औरतों को इस बात के लिए तैयार किया कि वह पराये मर्दों के साथ मिलकर नाटकों में अभिनय करें। उन्होंने 4 साल तक कई नाटक किए और अकाल राहत कोष के लिए धन एकत्र किया। जब अकाल यानी कि सूखा पड़ा तो इसके लिए ये नाटक करके उन्होंने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया। लेखिका कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे बागलकोट में पहुंची। वहाँ कोई ढंग का स्कूल भी नहीं था जहाँ वह अपने दोनों बच्चों को पढ़ा सके। उसने पास के कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की कि वह वहाँ के सीमेंट कारखाने की मदद से एक प्राइमरी स्कूल खोल दें। बिशप ने कहा वहाँ क्रिश्चियन जनसंख्या कम है। लेखिका ने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा योग्य होने की दलील दी कि मतलब जो लोग क्रिश्चियन नहीं हैं उन बच्चों को भी हम लोग यहाँ पर शिक्षा देंगे। बिशप ने कहा आप यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। यह सुनकर लेखिका को बहुत तेज गुस्सा आ गई और बिशप ने भी कहा स्कूल खोलना आपकी समस्या है, मेरी नहीं। लेखिका ने संकल्प किया वह अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं सिखाने वाला स्कूल खोल कर रहेगी और कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलाएगी। उसने कुछ सिरफरे लोगों की सहायता से ही काम पूरा किया। उसके तथा अन्य सरकारी अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। इस प्रकार लेखिका ने अपनी जिद्द को हर जगह पूरा किया, विशेषकर लेखन के मंच पर। लेखिका की जिद्द रेणु की जिद्द के सामने कुछ भी नहीं है। सन 1950 की बात है। एक दिन दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हुई। पूरा नगर पानी से लबालब भर गया। कोई वाहन नहीं चल रहा था, यातायात भी ठप्प पड़ा था। स्वाभाविक था कि स्कूल बंद हो गए होंगे, किंतु रेणु ने स्कूल जाने की जिद ठान ली। उसे समझाया गया कि स्कूल बंद होगा, परंतु वह यही कहती कि आपको कैसे पता। आखिरकार वह बस्ता उठाकर स्कूल गई। स्कूल का चौकीदार उसे देखकर दंग रह गया और घर आने पर सबने कहा हमने पहले ही कहा था। इस पर रेणु बोली स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया। लेखिका को लगता है कि उस दिन रेणु के अकेले स्कूल जाने में कितना रोमांच हुआ होगा। सचमुच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है।